नमस्कार दोस्तों आज हम भूगोल में सौर मंडल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो दोस्तों सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। कोपरनिकस पोलैंड के खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, देखिए सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में सूर्य को केंद्र माना था, लेकिन दोस्तों इससे पहले एक सिद्धांत और आया था, भू केंद्रीय सिद्धांत, जिसे मिस्र के खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉल्मी ने 140 ईस्वी में दिया था, जिसमें पृथ्वी को केंद्र माना था। ठीक है, भू केंद्र सिद्धांत में पृथ्वी को केंद्र माना था और जिसे कोपरनिकस ने गलत साबित किया और सूर्य को केंद्र माना। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब यह बात भी गलत साबित हो चुकी है, क्योंकि 20वीं शताब्दी के आरंभ में हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हो गई, जिसमें मंदाकिनी सूर्य को मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में पाया गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई ये बात। अब दोस्तों इसमें ऑप्शन में कुछ वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं, तो इन वैज्ञानिकों ने क्या क्या खोज की इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए गैलीलियो ने किसकी खोज की दोस्तों? गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की। जेएल बेयर ने टेलीविजन की खोज की। और केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। समझ आ गया आपको? याद रखना दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आप अभी याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर कौन से खगोलीय पिंड घूमते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रह कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब दोस्तों ऑप्शन में कुछ नाम और नजर आ रहे हैं, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए उपग्रह तो आपको पता ही है, जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह बोलते हैं। इसके बाद आता है क्षुद्र ग्रह। देखिए क्षुद्र ग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरे ध्यान से सुनना और समझना और अभी याद कर लेना इसी वक्त। ठीक है, देखिए क्षुद्र ग्रह इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। ठीक है, क्षुद्र ग्रह दोस्तों मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इनका निर्माण दोस्तों ग्रहों के विस्फोट के कारण होता है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है फोर वेस्टा। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भारत में ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण क्षुद्र ग्रह के टकराने से हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर है लोनार झील। और ये झील कहां पर है दोस्तों? ये झील महाराष्ट्र में है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है अपना पुच्छल तारा। दोस्तों पुच्छल तारा धूमकेतु को बोलते हैं और धूमकेतु को इंग्लिश में कॉमेट बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब कॉमेट किसे कहते हैं? सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है और ये गैस एवं धूल का संग्रह होते हैं। ठीक है, इन्हें ही हम धूमकेतु बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ये हमें चमकते हुए कब दिखाई देते हैं? जब ये सूर्य की तरफ आते हैं, तो सूर्य की किरणों के कारण ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। और जब ये सूर्य की तरफ आते हैं तो इनकी जो पूंछ है वो हमें सूर्य से दूर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? अब दोस्तों धूमकेतु का भी परिक्रमण काल निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, अब हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है? तो 76 वर्ष। और ये अंतिम बार कब देखा गया? तो इसका आंसर है 1986 में। और ये अगली बार कब देखा जाएगा? ये दोस्तों अगली बार 1986 प्लस 76 2062 में ये देखा जाएगा। तो ये बात याद रखें दोस्तों, एग्जाम में कुछ भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ये तो आपको ही पता है, उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों ग्रहों की गति के नियम केपलर ने दिए थे। ठीक है, अब कौन कौन से नियम दिए थे हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो दोस्तों केपलर ने 3 नियम दिए थे ग्रहों की गति के। तो पहला नियम है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये सूर्य बीच में और दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं ग्रह। ठीक है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है दोस्तों इनका क्षेत्रीय वेग यानी क्षेत्रीय वेग, जैसे मैंने ये क्षेत्र बना दिया है अभी आपके सामने, एक क्षेत्र मैंने ये बना दिया है और दूसरा क्षेत्र दोस्तों मैंने ये बना दिया है। ठीक है, अब देखो दोस्तों जब ग्रह सूर्य से दूर होता है, ठीक है, तो ग्रहों की गति कम होती है, और जब ग्रह सूर्य के नजदीक होता है, देखो यहाँ पे अब ये ग्रह नजदीक है सूर्य से, तो जब ग्रहों की दूरी सूर्य से कम होती है तो ग्रहों की गति क्या होती है दोस्तों? तेज। तो इनका जो जितना क्षेत्र घेरते हैं ये, ठीक है, तो पास होने पर ज्यादा क्षेत्र घेर रहे हैं और दूर होने पर ये इतना क्षेत्र घेर रहे हैं, लेकिन इनका क्षेत्रीय वेग नियत होता है दोस्तों। अगर इनका क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों का, तो दोनों का क्षेत्रफल सेम आएगा। समझ में आ गया आपको? तो ये दूसरा नियम है। ठीक है, तो परिभाषित कैसे करेंगे हम? जब क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, जब सूर्य निकट हो तो ग्रहों का वेग बढ़ जाता है, और जब सूर्य से दूर होते हैं ग्रह तो उनका वेग कम हो जाता है। ठीक है, याद कर लो, समझ आ गया आपको? अब तीसरा नियम क्या कहता है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह का परिक्रमण काल, दोस्तों ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग यानी T² अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों सूर्य से ग्रह की औसत दूरी के घन के। ठीक है, याद कर लें। तो क्या सूर्य के चारों ओर ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग अनुक्रमानुपाती होता है
सूर्य और ग्रह की औसत दूरी के घन के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, मैंने केपलर के तीनों नियम आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कुछ नाम और दिखाई दे रहे हैं आपको। न्यूटन, अब देखो न्यूटन ने गति के नियम दिए थे दोस्तों, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण के भी नियम दिए थे। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? न्यूटन की पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, न्यूटन की पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया। अब 3 नियम न्यूटन ने कौन कौन से दिए ये भी याद कर लीजिए अभी इसी वक्त। तो पहला नियम दिया दोस्तों जड़त्व का नियम, जिसको हम जड़त्व के नियम को, प्रथम नियम को हम गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, इसको तो याद कर लीजिए, रट लीजिए अभी। ठीक है, दूसरा है बल का व्यंजक। दूसरा, न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। कौन सा व्यंजक? आपको पता है, F इक्वल टू एम ए, पता है ना, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए। ठीक है, M क्या है यहाँ पे दोस्तों? द्रव्यमान, और A क्या है? त्वरण, और F क्या है? बल। ये व्यंजक हमें न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। और तीसरा नियम क्या है न्यूटन का? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, ये हम चीजें डिटेल में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोपर्निकस के बारे में आपको बता ही चुका हूं, गैलीलियो के बारे में आपको बता ही चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों सौर मंडल में फिलहाल 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन अब 8 क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले एक ग्रह और था, यम, मतलब प्लूटो। ठीक है, जो अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। कब, किसने हटाया दोस्तों? तो 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, मतलब अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस फ्रांस में है। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्राग सम्मेलन में यम को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। अब क्यों हटा दिया ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। पहली बात, 3 बातें हैं। पहली बात, आकार में चंद्रमा से छोटा होना। दूसरी बात, इसकी कक्षा का वृत्ताकार न होना। तीसरी बात, वरुण की कक्षा को काटना। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात कि प्लूटो ग्रह की खोज किसने की? दोस्तों प्लूटो ग्रह की खोज क्लाड टाम्बो ने 1930 में की थी। याद रख लें, इंपॉर्टेंट है, क्लाड टाम्बो ने 1930 में प्लूटो ग्रह की खोज की थी। दोस्तों ये बौने ग्रह कहलाते हैं, अब यम बौना ग्रह कहलाता है। ठीक है, याद रखें। और अब इसका नया नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नया नाम है 134-340। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, नया नाम एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मैंने आपको यम के बारे में, प्लूटो के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? दोस्तों सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, इसकी ट्रिक है दोस्तों, और बढ़ते क्रम में परिक्रमण काल, इसकी भी ट्रिक सेम है, दोनों की ट्रिक सेम है। देखिए ट्रिक है, सुने आप ध्यान से। ट्रिक है दोस्तों, बुशु प्रथम की बस आवे। तो एक एक वर्ड पकड़े दोस्तों। देखो, बू से बुध, सु से शुक्र, बुशु हो गया, बू से बुध, सु से शुक्र। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं नाम आगे आगे, वो सूर्य से उतना ही दूर है। तो सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, तो बुशु हो गया। फिर प्रथम, प्रथ से पृथ्वी, मैं से मंगल। ठीक है, फिर उसके बाद की बस आवे, तो बै से बृहस्पति, शय से शनि, और आवे में ऐसे अरुण, वैसे वरुण। ठीक है, तो बूसु प्रथम की बस आवे। अब हमको इसमें 4 नाम दे रखे हैं, तो सबसे पहले कौन से आ रहे हैं? बूसु प्रथम, तो बू से बुध, सु से शुक्र, प्रथ से पृथ्वी, और मैं से मंगल। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, पहला। तो बू से बुध, सु से शुक्र, प्रथ से पृथ्वी, मैं से मंगल। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों? चले आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, यही ट्रिक दोस्तों परिक्रमण काल की, बढ़ते क्रम में परिक्रमण काल की यही ट्रिक है, बूसु प्रथम की बस आवे। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी से बढ़ती दूरी है, पिछले क्वेश्चन में सूर्य से बढ़ती दूरी थी। ठीक है, तो इसका हम ध्यान से देखो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मंगल है, फिर उसके बाद दोस्तों बुध है, और उसके बाद बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति तो बहुत दूर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है दोस्तों? तो सबसे पहले आता है शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम में बताना है दोस्तों, घटते क्रम में। इसकी भी ट्रिक है, मैंने पहले बढ़ती दूरी में बताई थी आपको, बूसु प्रथम की बस आवे। अब इसमें आपको कैसे याद रखनी है दूसरी आकार के घटते क्रम में? सेम सिमिलर मिलती जुलती ट्रिक, बस आवे प्रशंभु की। ठीक है, याद करने में तकलीफ नहीं होगी आपको, बस आवे प्रशंभु की। तो बस में वैसे बृहस्पति। अब देखो मिलान करते जाइए। देखिए इसका आंसर है ये। अब हम देखो, मैं बताता हूं ट्रिक से, बस आवे प्रशंभु की, तो देखो वैसे बृहस्पति। ठीक है, बस से शनि, आवे ऐसे अरुण, वैसे वरुण। ठीक है, अब देखो प्रशंभु की, तो प्र से पृथ्वी, सु से शुक्र, प्रशंभु, मैं से मंगल, और बू से प्रशंभु, बू से बुध। ठीक है, तो बस आवे प्रशंभु की। ठीक है, दोनों ट्रिक आप याद कर लेना। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, बिल्कुल गलती नहीं होगी आपसे। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? देखो, क्षुद्र ग्रह के बारे में आपको बता चुका हूं, धूमकेतु के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ग्रहों के बारे में आपको बता चुका हूं, ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसलिए सौरमंडल का भाग है। ठीक है, लेकिन दोस्तों निहारिका ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? निहारिका। ठीक है, सौरमंडल का भाग नहीं है, निहारिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, तो मैंने अभी बताया था केपलर के नियम में आपको कि जब ग्रह सूर्य के नजदीक होता है तो ग्रहों का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो सही आंसर होगा अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 89। ठीक है, समझ में आ गया? 89 इसका सही आंसर होगा। देखिए, तारामंडल से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए पूरे ध्यान से सुने। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, ये सिर्फ लिखे हुए क्वेश्चन पे नहीं, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको भी आप याद रखें, पूरे ध्यान से समझें और सुने। ठीक है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो एक भी बात हमारे माइंड से छूटनी नहीं चाहिए, और एग्जाम में तो बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में उनको पूरे ध्यान से सुने। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, देखो सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा तारामंडल दोस्तों सेंटोरस है, सेंटोरस। ठीक है, जिसमें सेंटोरस दोस्तों 94 तारों का समूह है। ठीक है, तो सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटोरस। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और कुछ प्रमुख तारामंडल के नाम सुन लीजिए आप। तो एक है बृहद सप्तऋषि मंडल। ठीक है, बृहद सप्तऋषि मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उर्सा मेजर। ठीक है, दूसरा है दोस्तों लघु सप्तऋषि मंडल, लघु सप्तऋषि मंडल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं उर्सा माइनर। ठीक है, तीसरा है मृग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओरियन। ठीक है, और चौथा है सिग्नस, और पांचवा है दोस्तों हाइड्रा। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रख लेना। ठीक है, अब देखो दोस्तों, बृहद सप्तऋषि मंडल की मैंने बात की थी, तो इसमें बहुत से तारे हैं, लेकिन जिसमें से 7 सर्वाधिक चमकदार हैं जो आसानी से हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बृहद सप्तऋषि तारामंडल बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 12 दोस्तों, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लें अभी इसी वक्त। तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत दोस्तों मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर है मंगल ग्रह। अब कुछ विशेष बातें निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत के बारे में। तो दोस्तों निक्स ओलंपिया पर्वत, ये दोस्तों माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, एक ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी। ठीक है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी दोस्तों, ये भी मंगल ग्रह पर ही स्थित है। ठीक है, मंगल ग्रह का लाल रंग किस कारण होता है दोस्तों? तो मंगल ग्रह का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, इसलिए इसको हम लाल ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह पर दोस्तों पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है, और ये भी अपने पृथ्वी के समान अपने अक्ष से 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, इसी कारण यहां पर ऋतु परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मंगल की कुछ और बातें। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मंगल सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में कंप्लीट करता है सूर्य की परिक्रमा, और अपनी धुरी पर अक्ष पर घूर्णन दोस्तों 24.6 घंटे में करता है। ठीक है, इसलिए 24.6 घंटे के दिन रात होते हैं। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह के बारे में आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए याद कर लें, रिपीट करके वापस सुन लें, समझ लें। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, काफी सारे क्वेश्चन इस विषय से मंगल ग्रह से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? दोस्तों पार्थिव ग्रह, देखो पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं दोस्तों जो पृथ्वी के समीप है? पार्थिव ग्रह तो कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये दोस्तों पार्थिव ग्रह हैं। और ये 4 हो गए दोस्तों, और 4 ही बाह्य ग्रह हैं जिनको हम बृहस्पति ग्रह बोलते हैं, क्योंकि वो बृहस्पति के आसपास हैं। तो कौन कौन से दोस्तों? बृहस्पति, बाह्य ग्रह बता रहा हूं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो अभी पार्थिव ग्रहों की बात की है, तो कितने दोस्तों? 4 ग्रह। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो अभी मैंने 4 नाम बताए थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में नहीं है दोस्तों? तो देखो शनि, शनि बाह्य ग्रह है, इसलिए इसका आंसर होगा शनि। बाकी ये बुध, शुक्र, मंगल पार्थिव ग्रह हैं। ठीक है, आगे बढ़े। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये भी 4 है, अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा ग्रह नहीं है दोस्तों? मंगल नहीं है, मंगल पार्थिव ग्रह है, शनि, अरुण, वरुण बृहस्पति सदृश ग्रह है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? ठीक है, तो दोस्तों कौन कौन से 2 ग्रह हैं? तो दोस्तों एक है अरुण और दूसरा है शुक्र। शुक्र और अरुण ये दोस्तों पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब दक्षिणावर्त घूमते हैं। एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज पूछा जा सकता है, दक्षिणावर्त करके पूछा जा सकता है, या पूरब से पश्चिम की तरफ कौन से ग्रह चक्कर लगाते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो गुमराह ना हो, तीनों प्रकार से ही याद कर लें।
ठीक है, तो शुक्र और अरुण 2 ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम या क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज या पश्चिम से पूरब या वामावर्त घूमते हैं। समझ आ गया? आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन 18, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को ही कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। दोस्तों ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। अभिनव तारा किसे कहते हैं? भाई इसको भी क्लियर करना जरूरी है ना। तो अभिनव तारा किसे कहते हैं या अभिनव तारा किसे कहते हैं? इसको हम दोस्तों इंग्लिश में सुपरनोवा भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये विस्फोटक तारा, देखिए दोस्तों जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है तो कालांतर में दोस्तों बढ़ते बढ़ते समय के साथ वो दानव प्रवस्था में चला जाता है। दानव प्रवस्था मतलब बहुत बड़ा आकार हो जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों उसके अंदर एक केंद्र होता है जिसको हम हीलियम क्रोड बोलते हैं। दोस्तों उसमें संकुचन होता रहता है, सिकुड़ता रहता है, संकुचन होता रहता है। तो दोस्तों इस क्रम में उसमें एक नाभिकीय ऊर्जा मुक्त होती है। तो दोस्तों इस कारण नाभ की ऊर्जा एकदम से मुक्त होती है, तो इस कारण तेज दमक के साथ एक विस्फोट उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो ये विस्फोट दोस्तों आकाश में कई दिनों तक प्रकाशित होता रहता है। ठीक है, तो इसी अवस्था को दोस्तों या इसी अवस्था के विस्फोटक तारे को दोस्तों अभिनव तारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको अभिनव तारे के बारे में? ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें कुछ नाम और नजर आ रहे हैं। धूमकेतु के बारे में आपको बता चुका हूं, उल्का के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखो क्वेश्चन के साथ हम मतलब पूरा डिस्कस करते जा रहे हैं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यार कुछ रह गया, एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए हम इन क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा, क्वेश्चन के क्वेश्चन भी हो जाएंगे और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और मतलब पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको पता भी नहीं चलेगा और सब याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए उल्का के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो उल्काएं दोस्तों प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये उल्काएं बनती कैसे हैं? तो दोस्तों क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों से ये उल्काएं बनती हैं। क्षुद्र ग्रह या उल्काएं जो अपने पीछे धूल के कण या टुकड़े छोड़ते जाते हैं, तो दोस्तों यही हमें एकदम चमकती हुई दिखाई देती हैं। इन्हीं को ही हम उल्काएं बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। दूसरा शब्द है दोस्तों लुब्धक। तो दोस्तों लुब्धक एक प्रकार का तारा होता है। ठीक है, एक तारे का नाम होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको बात, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 20 है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो दोस्तों वो कौन से वैज्ञानिक थे? तो पहला क्वेश्चन था दोस्तों कोपरनिकस। ठीक है, उसके बारे में हमने पूरा समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 क्या कहता है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो दोस्तों प्राचीन भारतीय, देखो अगर आपने ज्योतिष पढ़ा हो, ज्योतिष देखा हो, तो दोस्तों सूर्य की भी बात होती है जिसमें सारे के सारे ग्रह जो हैं वो पृथ्वी को केंद्र माना है और सभी बाकी सबको ग्रह मानते हैं। तो प्राचीन काल में दोस्तों भारतीय सूर्य को भी ग्रह मानते थे, तो इसका आंसर है सूर्य। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, तो कौन कौन सी गैस है दोस्तों सूर्य के संगठन में? सूर्य में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ अन्य गैस। तो देखो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कितनी 71% और हीलियम 26.5% और बाकी अन्य गैसें दोस्तों 2.5% 2.5% होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है सूर्य के मध्य भाग को? प्रकाश मंडल। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। समझ में आ गया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, क्यों निकलता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 26, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो याद कर लें दोस्तों, एग्जाम में कई बार आ चुका है। 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देखो समझो ध्यान से। सूर्य से अधिकतम दूरी को दोस्तों अपसौर कहा जाता है। और दोस्तों ये कंडीशन बनती है दोस्तों किस वर्ष के? जुलाई के महीने में। कब? 4 जुलाई को। याद कर लें, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद कर लें। अभी सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, अपसौर आंसर है इसका, अपसौर। और दोस्तों ये कंडीशन 4 जुलाई को बनती है जिसमें पृथ्वी से सूर्य की दूरी दोस्तों लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर रहती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों दूसरी कंडीशन है न्यूनतम दूरी की। ठीक है, न्यूनतम दूरी की, देखो ये बीच में सूर्य, ये तो है न्यूनतम दूरी और ये है दोस्तों अधिकतम दूरी। ठीक है, तो अधिकतम दूरी को दोस्तों अपसौर और न्यूनतम दूरी को दोस्तों उपसौर कहते हैं, उपसौर। दोस्तों उपसौर में दोस्तों ये कंडीशन कब आती है? 3 जनवरी को।
और इसमें लगभग दूरी होती है सूर्य से पृथ्वी की 14.70 करोड़ किलोमीटर। और दोस्तों उपसौर और अपसौर इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? एपसाइड रेखा। एपसाइड रेखा याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था, न्यूनतम दूरी को उपसौर बोलते हैं। कब पड़ती है कंडीशन? कब होती है कंडीशन? 3 जनवरी को। और कितनी दूरी रहती है? लगभग सूर्य से पृथ्वी के 14.70 करोड़। कई बार रिपीट कर चुका हूं, याद कर लें एकदम, बिल्कुल भूलने नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। समझ आ गया? याद कर लें। क्वेश्चन 30 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? तो दोस्तों मध्य रात्रि का सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना मध्य रात्रि का सूर्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? दोस्तों अगर आपको समझ आ रहा है, ठीक है दोस्तों, लेक्चर अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिए और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।